भारत सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग को इतना तेज़ी से आगे क्यों बढ़ा रही है? इस बारे में बहुत लोगों के मन में सवाल है, उस सवालों के जवाब तेज़ी से देने की कोशिश करूँगा। मूलतः 4-5 पॉइंट यहाँ पे रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात, हमारा देश 22 लाख करोड़ रुपए का हर साल क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट करता है, 22 लाख करोड़ रुपए का। इसमें से अगर कुछ पैसा अगर बचा पाए हम 4-5 लाख करोड़ रुपए, तो इस देश की इकोनॉमी के लिए कितना फ़ायदेकारक होगा। दूसरी बात, ये सारा पैसा हम किन देशों को देते हैं? हम इस पैसे में से एक बड़ा अमाउंट चंक ऑफ मनी हम देते हैं इस्लामिक देशों को, वहाँ से हम क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ को। अब इस्लामिक देशों को देने में क्या प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को लगेगा, मगर प्रॉब्लम है। ध्यान में रखिएगा, 370 जब हमने हटाया तो तब हमारे बहुत सारे मिनिस्टर इन गल्फ़ कंट्रीज़ में जाके बैठे थे कि उन्हें ना बुरा लग जाए, उन्हें कन्विंस करने के लिए। अब सच में उन्हें कन्विंस करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि ये सारे लोग एक इस्लामिक उम्मा के तहत एक होते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, गल्फ़ कंट्रीज़, ये सारे इस्लामिक देश एक है। इसलिए जब हम 370 हटाया हमने, तब अगर पाकिस्तान को बुरा लगा तो पाकिस्तान इन लोगों को अगर कन्विंस कर दे कि भारत यहाँ के मुसलमानों के साथ बुरा कर रहा है, तो अगर वो क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट हमें कम कर दे या डिस्टर्ब कर दे, तो हमारे देश में अनार्की हो सकती थी, हमारे देश की सत्ता को प्रॉब्लम हो सकता था और हमारे देश के नागरिकों को प्रॉब्लम हो सकता था। इसलिए हमें कोई भी बड़ा डिसीजन अगर लेना होता है तो हमें इन गल्फ़ कंट्रीज़ को पहले कन्विंस करना होता है, क्योंकि ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो। इसलिए हमें आगे सीएए कानून लाना है, एनआरसी लाना है, बांग्लादेशियों को हटाना है, बहुत सारे डिसीजन लेने हैं। इन सारे डिसीजन लेने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें इन गल्फ़ कंट्रीज़ का हो सकता है। इसलिए इनके ऊपर डिपेंडेंस कम करने के लिए हमें क्रूड ऑयल का सब्स्टिट्यूट लाना ज़रूरी है और तेज़ी से वो लाना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के आने में और ये सारी सिस्टम खड़ी करने में बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए इथेनॉल का एक आसान तरीका हम हमारे देश में यहाँ पे लाया है। इसलिए ये 2 सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत से लोगों को लगता है कि अच्छा ठीक है, आपने इथेनॉल ब्लेंडिंग कर दी, तो इथेनॉल तो सस्ता है, तो हम पेट्रोल प्राइसेस क्यों कम नहीं कर रहे? इथेनॉल सस्ता नहीं है, इथेनॉल महँगा पड़ता है। इथेनॉल की प्राइस जो कंपनियाँ, गवर्नमेंट कंपनीज़ इथेनॉल खरीदती है, वो 65 टू 70 रुपीज़ पर लीटर से खरीदती है। उसके बाद उसकी फिर ब्लेंडिंग करनी है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, उसके लिए कॉस्ट अलग होती है। इसलिए जब भी क्रूड ऑयल $70 पर बैरल से नीचे होता है, तब हमें इथेनॉल महँगा पड़ता है। मगर फिर भी इथेनॉल को सरकार बूस्ट दे रही है, क्योंकि सरकार को इन देशों के ऊपर से डिपेंडेंस कम करना है। सरकार ने सालों तक, गए 10 सालों में बहुत सारी सब्सिडी इन कारखानों को दी, उन्हें शुगर फैक्ट्रीज़ से इथेनॉल फैक्ट्रीज़ में कन्वर्ट किया। उसका मुख्य रीज़न इन देशों के ऊपर से डिपेंडेंस कम करना है। और बहुत सारे लोगों को और एक चौथा सवाल होता है कि बीजेपी सरकार को, नितिन गडकरी को या नितिन गडकरी के लड़के को इससे फ़ायदा होता है। ठीक है, भारत ये कुछ हद तक सही है, मगर कितना सही है? देखिएगा, महाराष्ट्र में 200 शुगर फैक्ट्रीज़ है, भारत में 700 शुगर फैक्ट्रीज़ है, मगर इन 700 शुगर फैक्ट्रीज़ में से एक शुगर फैक्ट्री नितिन गडकरी की लड़की की, उसको कितना फ़ायदा होगा? कितना फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, उसके आगे की बात बताता हूँ कि नितिन गडकरी का लड़का 1 लीटर इथेनॉल अगर तैयार करता है तो 7 उससे 200 गुना ज़्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। रोहित पवार का बारामती एग्रो नाम की कंपनी, आप गूगल करके देखिएगा। रोहित पवार का कौन से लीडर है? एनसीपी के लीडर है। तो एक रोहित पवार की एक फैक्ट्री नितिन गडकरी के लड़के के फैक्ट्री से 200 टाइम्स फ़ायदा कमा रही है वो एक फैक्ट्री। इस इथेनॉल ब्लेंडिंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कांग्रेस और एनसीपी की लीडरशिप को हो रही है, ना कि बीजेपी के लोगों को। हाँ, कुछ लीडर कांग्रेस एनसीपी से बीजेपी में आए हैं और नितिन गडकरी की लड़की को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है, नो डाउट, मगर सबसे ज़्यादा फ़ायदा कांग्रेस एनसीपी के लोगों को हो रहा है। इसलिए ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये सिर्फ इस देश को इन इस्लामिक देशों के से इंडिपेंडेंट करने की बात है, ताकि हम बड़े डिसीजंस ले पाए आगे चल के। और एक सवाल है बहुत सारे लोगों के मन में, क्या इस वजह से हमारी गाड़ियों का एवरेज कम होगा क्या? हाँ, गाड़ियों का एवरेज कुछ हद तक कम होगा, मगर एक राष्ट्रवादी होने के नाते हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा, और एक सवाल है लोगों के मन में कि क्या गाड़ियाँ खराब होती हैं इस वजह से? तो गाड़ियाँ कोई खराब नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास जो इथेनॉल है वो अनहाइड्रस टाइप का इथेनॉल है, जिसमें पानी का अंश सिर्फ 0.5% होता है। ब्राज़ील में जो इथेनॉल है उसमें पानी का अंश 5 टू 7% होता है। यानी यहाँ के इथेनॉल से वो 10 टाइम्स वहाँ उसमें पानी ज़्यादा है। इसलिए उन्हें उनकी गाड़ियाँ रिकैलिब्रेट करनी पड़ी। हमें हमारी गाड़ियाँ रिकैलिब्रेट करने की
उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें पानी का अंश ही नहीं है, इम्प्योरिटीज़ ही नहीं है। फिर और बहुत सारे लोगों को लगता है कि फिर डाटा क्यों नहीं देती है सरकार? सरकार आज की घड़ी में डाटा नहीं दे सकती है। क्या सरकार ने सीएए के बारे में डाटा दिया था? क्या सरकार एनआरसी का डाटा देती है? क्या सरकार बताती है क्या बांग्लादेश देश में कितने करोड़ है? नहीं बताती है। कितने बांग्लादेशी को हमने उठा के फेंका बाहर, क्या बताती है क्या? नहीं बताती है। ऑफ़िशियली हम डाटा नहीं दे सकते। क्या सरकार बताती है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में कितने लोगों को मारा? एग्ज़ैक्ट आँकड़ा बताती है क्या? नहीं बताती है, क्योंकि कुछ जानकारियाँ हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। वक़्त के साथ वो भी सरकार डिस्क्लोज़ करेगी। सिर्फ़ सीधा सोचिएगा, एक राष्ट्रवादी होने के नाते मोदी सरकार अपने देश के करोड़ों लोगों की करोड़ों गाड़ियाँ क्यों खराब करेगी? उस वजह अगर गाड़ियाँ खराब होती है तो उनकी सरकार ही गिर जाएगी ना। लोगों का नुकसान होगा, लोग वोट नहीं देंगे, सरकार गिर जाएगी। इसलिए इन्हीं चारों पाँचों पॉइंट में से सिर्फ एवरेज कम होना ये एक पॉइंट सच हो सकता है कुछ हद तक। बाकी किसी भी प्रोपोगंडा में कम से कम इस देश के राष्ट्रवादी लोग ना फंसे, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद।